अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमने करनी है एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक और एनाल्जेसिक एजेंट्स। ठीक है, इसका जो है वो इसमें हमने बताना है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में डिस्कस करना है, एस्पिरिन के बारे में डिस्कस करना है, एसिटामिनोफेन के बारे में डिस्कस करना है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होती है कि हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर बेसिकली फास्फोलिपिड होता है। उसकी फास्फोलिपिड की जो इन द प्रेजेंस ऑफ फास्फोलाइपेज जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो उससे हमारे पास जो है वो बनेंगे फास्फोलिपिड की। जब फास्फोलाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में जब ब्रेकडाउन होगी उससे रेक्टोनिक एसिड बनेगा। रेक्टोनिक एसिड आगे जो है वो ल्यूकोट्राइन्स बनाएगा और साथ बनाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा। और ल्यूकोट्राइन्स तब बनाएगा जब एरिकिडोनिक एसिड जो है उस पर लाइपोक्सिजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो ल्यूकोट्राइन्स बनेंगे। जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो फिर बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे। और उसके बाद जो है वो नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं उसमें फिजियोलॉजिकल प्रोडक्शन होती है प्रोस्टाग्लैंडिन की। और जो COX-2 होती हैं वो क्रोनिक डिजीज़ या इन्फ्लेमेशन साइड पर जो है ये प्रोड्यूस होती हैं, ये वाला इसका एक्शन होता है। और इसमें ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा हो गया और इंटरल्यूकिन 1 हो गए। ये साइक्लोऑक्सीजनेज पाथ है। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस कैसे होती है वही कि जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो फिर बनेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन A2 I2 ये सारे उसके एक्शंस हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोस्टाग्लैंडिन जो होती है वो बाइंड करती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ बाइंड करती है। जब उसके साथ बाइंड करती है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर सेल में ब्रेन में होती है, उसके साथ जब बाइंड करती है जाकर डग ये प्रोस्टाग्लैंडिन एक सिग्नल के तौर पे एक्ट करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन की टाइप्स हैं E2 है I2 है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 होती है ये पोटेंट होती हैं, वेजोडाइलेटर है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो होते हैं ये भी इनहिबिट करते हैं प्लेटलेट की एग्रीगेशन को और वेजोडाइलेटरी इफेक्ट होते हैं इसके। थ्रोम्बोक्सिन A2 वाले जो होते हैं वो प्लेटलेट की एग्रीगेशन काज करते हैं। इसके बाद जो है वो इसके थेरापेटिक यूजेस है प्रोस्टाग्लैंडिन के, वो कौन कौन से होते हैं। थेरापेटिक यूजेस में ये है कि ये म्यूकस की प्रोडक्शन को ज़्यादा कराता है, यूट्राइन कंट्रैक्शन कराता है और मॉड्यूलेट करता है पेन को, फीवर को और इन्फ्लेमेशन को। जब कोई भी पैथोजन बॉडी के अंदर जाके एक्ट करता है तो ये टेम्परेचर को ज़्यादा करा देता है या इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होते हैं और पेन वगैरह प्रोड्यूस होती है। उसके बाद एल्प्रोस्टाडिल है। एल्प्रोस्टाडिल को यूज़ करते होते हैं डक्टस नियोनेट्स के अंदर जो है वो डक्टस को ओपन रखने के लिए इसको यूज़ करते होते हैं, जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में रेक्टस होता है। और उसके बाद ल्यूबिप्रोस्टोन है। इसको IBS को ट्रीट करने के लिए, कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। IBS में इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम है ये, इसमें जो है वो लोअर एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा पेन होती है, इन्फ्लेमेशन जाती है जिसकी वजह से। और इसके बाद मीज़ोप्रोस्टोल है। मीज़ोप्रोस्टोल जो होती है वो अबॉर्शन इंड्यूस कराती है, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद बिमेटोप्रोस्ट है। बिमेटोप्रोस्ट जो होती है उसको यूज़ करते होते हैं इसको यूज़ करते होते हैं पल्मोनिया आर्टेरियल हाइपरटेंशन को ट्रीट कराने, ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट कराने के लिए बिमेटोप्रोस्ट को यूज़ करते हैं। और ट्रैप्रोस्टेनल जो है इसको यूज़ करते होते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन को ट्रीट कराने के लिए। ये प्रोस्टासाइक्लिन के अंदर आएगा, प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स में। उसके बाद एनसिड्स है। इसमें जो है वो एनसिड्स के ग्रुप्स हैं जिसमें सैलिसिलेट है। सैलिसिलेट के अंदर सैलिसाइक्लिक एसिड आ जाएगा, एस्पिरिन आ जाएगा। और उसके बाद डिफ्लोरिसल है। प्रोपियोनिक एसिड के अंदर आइबोप्रोफेन है, कीटोप्रोफेन है, फिनोप्रोफेन है, नेप्रोक्सन है, कीटोरिलैक वगैरह है। उसके बाद कीटोरिलैक है, इंडोमेथासिन है और इनोलिक एसिड है, फेनामेट्स है। दैन एस्पिरिन है। एस्पिरिन जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका एक्शन होता है और ये यूज़ करते हैं लो डोज़ के अंदर। जो पेशेंट MI के पेशेंट है, ये स्ट्रोक के पेशेंट हैं, उनके अंदर इसको कम डोज़ के अंदर इसकी डोज़ बहुत कम यूज़ करते होते हैं। और ये इरिवर्सिबली COX इनहिबिटर हैं, COX इनहिबिटर हैं, ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करते हैं COX को। ये इसके एक्शन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन होता है वो कैसे होता है कि ये इनहिबिट करती हैं COX को और प्रोस्टाग्लैंडिन को, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इसने इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करानी थी। जब प्रोस्टाग्लैंडिन को ये इनहिबिट कर देगा तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। इसके बाद एनाल्जेसिक एक्शन ये होते हैं कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं E2 वाले होते हैं वो वेजोडाइलेशन कराते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमने एस्पिरिन को यूज़ किया तो इसने प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दिया। जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर सिंथेसाइज होते तो ये ब्रेडिकाइनिन को रिलीज़ कराते, हिस्टामिन को रिलीज़ कराते और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज़ कराते, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जनरेट होता है, इन्फ्लेमेशन होती है बहुत ज़्यादा। तो जब इसकी सिंथेसिस नहीं होगी तो इन्फ्लेमेशन स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा जो है वो इसके बाद कीटोरिलैक इसमें आ जाएगा, जो कि सीवियर पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे।
बाय डिक्रीजिंग द प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस कम होगी, इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट होंगे। और स्पेयर पेन को ट्रीट करने के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। एंटीपायरेटिक के अंदर भी यही है कि ये फीवर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है ये टेम्परेचर को जो है वो उसका सेट पॉइंट जो होता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर को बढ़ा देता है, एलिवेट कर देता है, जिसकी वजह से फीवर होता है। जो WBCs होते हैं वो साइटोकाइंस रिलीज़ कराते हैं, साइटोकाइंस रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन्फेक्शन की वजह से या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज़ करता है, या मेलिग्नेंसी के केस में, इन्फ्लेमेशन के केस में भी टेम्परेचर राइज़ करता है। इसके थेरेप्यूटिक इफेक्ट एस्पिरिन के क्या होते हैं, उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक इफेक्ट है। और ये माइल्जिया में या आर्थ्रैल्जिया में, गाउट में इसको यूज़ करते होते हैं। लो डोज के अंदर यूज़ करेंगे तो इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट होंगे, लेकिन अगर डोज बढ़ाएंगे तो इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट होंगे। और एंटीपायरेटिक यानी कि फीवर को ट्रीट कराने के लिए भी हम इसको यूज़ करेंगे। एस्पिरिन जिसमें आइबुप्रोफेन है, आइबुप्रोफेन जो है वो मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करते हैं घरों के अंदर। आइबुप्रोफेन जो होता है ये फीवर को ट्रीट करने के लिए होता है। और एस्पिरिन जो होती है इसको जो 19 ईयर्स से कम के बच्चे होते हैं उनके अंदर एस्पिरिन को यूज़ नहीं करते, और इसलिए यूज़ नहीं करते ताकि राइस सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकें। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर एप्लीकेशन ये है कि एस्पिरिन जो होते हैं ये इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है थ्रोम्बोक्सिन A2 को, उसको इनहिबिट करता है। उसके साथ साथ प्लेटलेट की एग्रीगेशन को भी इनहिबिट करता है और रिड्यूस करता है रिस्क ऑफ दी MI के और स्ट्रोक के रिस्क कम करता है। लेकिन इन पेशेंट के अंदर MI और स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर हमने इसकी डोज कम यूज़ करनी है। इस्केमिक इश्यूज़ को ठीक करने के लिए इसको यूज़ करते होते हैं। उसके अलावा एक्सटर्नली हम कैसे अप्लाई करते होते हैं इसको, इसमें सैलिसाइक्लिक एसिड है जिसको एक्ने को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते होते हैं। वार्ड्स वगैरह में इसको यूज़ करते होते हैं। मिथाइल सैलिसाइक्लेट है जिसमें विंटरग्रीन ऑयल है और डिक्लोफेनेक है। इसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इसका कौन सा रूट है, इसको ओरल रूट के थ्रू लेते होते हैं एंसिड्स को, और एस्ट्रेसेस जो होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं सैलिसाइक्लेट के अंदर। उसके बाद ये लिपोफिलिक होता है, हाईली लिपोफिलिक होता है, हाईली लिपोफिलिक है, नॉन पोलर है, इसलिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। इसका मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर होता है और एक्सक्रीशन इसकी किडनी के थ्रू होती है। फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन इसके अंदर होती है और हाफ लाइफ इसकी 3.5 आवर्स की होती है। ज़ीरो ऑर्डर नहीं, इसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन होगी। उसके बाद जो है वो ज़ीरो ऑर्डर के अंदर, अगर ज़ीरो ऑर्डर होगा तो उसमें हाफ लाइफ जो है वो 15 आवर या इससे ज़्यादा होगी। उसके बाद जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं। एस्पिरिन जो होता है ना वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन जो होती है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि एस्पिरिन प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को कम कर देता है। और जो प्रोस्टाग्लैंडिन थे वो नॉर्मली जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 जो था वो ना इनहिबिट कर रहा था गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को, और प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो था वो म्यूकस और स्टमक जो है वो म्यूकस की प्रोडक्शन जो है वो उसको बढ़ा रहा था प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और I2 जो है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा रहा था। लेकिन एस्पिरिन हमने दी तो उन्होंने प्रोस्टाग्लैंडिन I2 को भी इनहिबिट किया, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को भी इनहिबिट किया, तो उसकी वजह से गैस्ट्रिक एसिड की जो सिक्रीशन है वो गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रीशन को बढ़ा देगा इस तरह से, और म्यूकस की सिक्रीशन को कम कर देगा, और जिसकी वजह से जो है वो GI ब्लीडिंग हो जाएगी, अल्सर वगैरह के चांसेस बढ़ जाएंगे। मीज़ोप्रोस्टोल को हम यूज़ करते होते हैं जो है वो एसिड इंड्यूस अल्सर को ट्रीट करने के लिए मीज़ोप्रोस्टोल को यूज़ करते होते हैं। उसके बाद जो है वो GI ब्लीडिंग के रिस्क बढ़ जाएंगे। एंटीप्लेटलेट इफेक्ट जो है वो इसमें ये होगा कि एस्पिरिन जो होता है वो इनहिबिट करता है COX-1 और प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, थ्रोम्बोक्सिन A2 को, और प्रिवेंट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को, प्रिवेंट करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन को, और वेजोकंस्ट्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, वेजोकंस्ट्रिक्शन को भी प्रिवेंट करेगा, और साथ ही साथ ये काज करेगा वेजोडाइलेशन काज करेगा, और ब्लीडिंग टाइम को प्रोलॉन्ग करेगा। रेनल को कैसे इफेक्ट करता है, जब प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की इनहिबिशन हो जाएगी तो जो है वो वेजोडाइलेटरी जो इफेक्ट थे प्रोस्टाग्लैंडिन के वो कम हो गए, इनहिबिट करेगा प्लेटलेट की एग्रीगेशन को, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को इनहिबिट करेगा, I2 को इनहिबिट करेगा। वेजोडाइलेटर जो इसके प्रोस्टाग्लैंडिन I2 और E2 ये वेजोडाइलेटर और प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो था उसको कम करता था, वेजोडाइलेशन काज करता था। ये जो एस्पिरिन है वो इन सबको इनहिबिट करेगा। जब ये इनहिबिट हो जाएंगे तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी, रेनल ब्लड फ्लो कम होगा, सोडियम और वाटर की रिटेंशन होगी, एडीमा होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगी, किडनी की डिजीज़ होगी। इसके अलावा एंसिड जो होते हैं वो हाइपरटेंशन भी कराते हैं। एडवर्स इफेक्ट के केस में नॉर्मली जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हाइपरटेंशन कराते होते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, जिसकी वजह से रेनल ब्लड फ्लो कम होगा और सोडियम वाटर की रिटेंशन होगी और एडीमा होगा। इसके अलावा जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है वो वेजोडाइलेशन कराता है नॉर्मली, और इनहिबिट करता है ये इनहिबिशन मतलब कि ये प्रमोट करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन को, MI और स्ट्रोक के रिस्क को जो है वो
जब वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी तो एमआई और स्ट्रोक के रिस्क बढ़ेंगे। लो डोज के अंदर हम यूज़ करते होते हैं इसको, जो कॉक्स-1 इनहिबिटर हैं उनको लो डोज के अंदर यूज़ करते होते हैं। थ्रोम्बोक्सिन A2 जो होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन A2 को ये इनहिबिट करता है और प्लेटलेट की एग्रीगेशन जो थ्रोम्बोक्सिन A2 था इसका नॉर्मल फंक्शन ये था कि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन करता है, लेकिन जब इसको इनहिबिट कर देंगे तो प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी बल्कि वेजोडिलेटरी इफेक्ट होंगे। और इसके अलावा ये एंटी प्लेटलेट है, प्लेटलेट की एग्रीगेशन को काम करता है। कॉक्स-2 इनहिबिटर जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को काम करेगा, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को ट्रीट करेगा। और मतलब कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ अगर CVS के जो पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट जो होते हैं, उनके अंदर एनसेड के ट्रीटमेंट को बिल्कुल मतलब उनके अंदर अगर यूज़ करनी है मेडिसिन, एस्पिरिन वगैरह यूज़ करनी है तो उसकी डोज़ थोड़ी रखनी है, उसको बिल्कुल भी बंद नहीं कर देना या अवॉइड नहीं करना, बहुत ज़्यादा डोज लेने से अवॉइड करना उसको, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। उसके अलावा कोई और एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, इसकी वजह से एस्थमा हो सकता है, क्योंकि ये नॉन सेलेक्टिव है तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन भी काज कर देगी। अगर इसके वेजोडिलेटरी इफेक्ट है तो एस्थमा हो सकता है, CNS अफेक्ट कर सकता है, उसके बाद हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकते हैं। या फिर अगर ये ना साइक्लोक्स ये इनहिबिट करती है ना प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को, तो शिफ्ट हो जाती है टुवार्ड्स ही ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन। अगर ल्यूकोट्राइन की प्रोडक्शन करेगा तो एनसेड जो है वो इनहिबिट करेगा कॉक्स को और प्रोस्टाग्लैंडिन, लेकिन ये ना उसको ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर सकता है, ल्यूकोट्राइन्स को इनहिबिट नहीं करता, आंसर्स होते हैं। इसके अलावा इसके एडवर्स इफेक्ट में एंजियोडीमा होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन होगी, अर्टिकेरिया होगा, ड्रग इंट्रैक्शन। देन ये है कि सैलिसाइक्लेट जो होता है वो 80 to 90% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है, और जब वहाँ से डिस्प्लेस होता है तो प्रोटीन बाइंडिंग साइड पे इसकी कंसनट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, फ्री सैलिसाइक्लेट की कंसनट्रेशन, जिसकी वजह से सैलिसाइक्लिज्म होता है। वारफरिन या फिनोटिन वगैरह इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे। माइल्ड सैलिसाइक्लेट टॉक्सिसिटी की वजह से सैलिसाइक्लिज्म होगा, इसकी क्लिनिकल ये इंडिकेशन होगी कि नोजिया होगा, वॉमिटिंग होगी, हेडेक होगी, मेंटल कन्फ्यूजन होगी। और लार्ज डोज टॉक्सिसिटी जब होगी तो उसकी वजह से रेस्टलेसनेस होगी, डिलीरियम होगा, कोमा होगा, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा। सेलिकॉक्सिब जो होता है वो कॉक्स-2 इनहिबिटर है, और ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर है। इसके थेरेपेटिक यूजेस ये होते हैं कि इसको रिमोटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ करते होते हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस में यूज़ करते हैं, और एक्यूट पेन मैनेजमेंट में इसको यूज़ करते होते हैं। उसके बाद जो थेरेपेटिक यूजेस हैं इसके क्या हैं कि ये ना थेरेपेटिकली ये थेरेपेटिक इफेक्ट हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमोटॉइड आर्थराइटिस और एक्यूट पेन मैनेजमेंट। उसके बाद इसका फार्माकोकाइनेटिक रूट ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर में होता है, और लीवर के अंदर जो है वो साइटोक्रोम P450 एंजाइम होता है जो कि इसका मेटाबॉलिज्म कराता है। उसके बाद जो है वो इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। एडवर्स इफेक्ट में ये डायरिया काज कराएगा, हेडेक कराएगा, डिस्पेप्सिया कराएगा, और एब्डोमिनल पेन कराएगा। सेम रिस्क फैक्टर होंगे एस्पिरिन के जैसे ही इसके। एसिटामिनोफेन जो होती है ये एनसिड, इसको एनसिड कंसिडर नहीं किया जाता, ये प्रेगनेंसी के केस में इसको यूज़ करती होती हैं। इसके एनाल्जेसिक इफेक्ट होती हैं और पेन को कम करता है, और इसके साथ साथ ये फीवर को जो है वो कम करता है, फीवर को ट्रीट करने के लिए। इसमें पैराडोल आ जाती है, पैरासीटामोल है, ये इनहिबिट करता है प्रोस्टाग्लैंडिन को, नॉट कंसिडर्ड एनसिड्स। ये यूज़ होता है GI इशू में भी इसको यूज़ करते हैं, इसको ट्रीटमेंट ऑफ फीवर में यूज़ करते हैं, और पेन के लिए, और चिकन पॉक्स के केस में भी इसको यूज़ करते हैं। ये प्रिवेंट करता है राई सिंड्रोम, मतलब जो अंडर 19 ईयर्स के बच्चे होते हैं उनके अंदर हम यूज़ नहीं करते एस्पिरिन को, उनके अंदर एसिटामिन वगैरह को प्रेफर करेंगे राई सिंड्रोम को प्रिवेंट करने के लिए। इसका रूट IV रूट होता है, इसकी अब्जॉर्प्शन जो होती है GIT से अब्जॉर्प्शन होती है। मेटाबॉलिज्म इसका लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर ग्लूकोरोनाइडेशन होगी, और इनएक्टिव मेटाबॉलाइट्स होते हैं वो एक्टिव मेटाबॉलाइट्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाएंगे, एक्टिव मेटाबॉलाइट्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। इसमें हाइड्रोक्सिलेटेड होंगे, एक पोर्शन जो है वो एसिटाइल अमीनो एसिटोमिनोफिन हाइड्रोक्सिलेटेड हो गए, जो कि N एसिटाइल P बेंजोक्विनोमीन बनाएंगे। और जो होते हैं ये वाले N एसिटाइल P बेंजोक्विनोमीन वाले, ये रिएक्ट करती हैं और ये लीवर को डैमेज करते हैं। सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप के साथ डैमेज जो है वो रिएक्ट करके लीवर को डैमेज करेंगे। और दूसरे जो होंगे दूसरा सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप था ग्लूटाथायोन का, वो नॉन टॉक्सिक होता है। इसके एडवर्स इफेक्ट में यही है कि ये जो ग्लूटाथायोन इन लीवर डिप्लीटेड एंड NF-UKI जो वे रिएक्ट करेंगे सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप के साथ, और हेपेटिक नेक्रोसिस काज कर देंगे। एक्सक्रीशन इसकी यूरिन के थ्रू होती है। उसके बाद जो है वो पोटेंशिएट करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे MI और स्ट्रोक के चांसेस को इंक्रीज़ कर देंगे। ये एसिटामिनोफेन और एनसेड में यही था।